नमस्ते गुरुकुल कहानियां के प्रिय श्रोताओं। मैं आपका लीड प्रोड्यूसर और चीफ स्टोरी टेलर एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको नानी के घर की चौखट पर ले जाएगी, जहां हर कोने में प्यार और यादों की खुशबू बसी है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कभी-कभी सबसे अनमोल खजाने उन जगहों पर मिलते हैं जहां सबसे कम शोर होता है। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी, नानी का घर। तेज गर्मी, सूखी सड़क पर धूल का गुबार और एक पुरानी सी एम्बेसडर गाड़ी हिचकोले खाती हुई एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रही है। अंदर की सीट पर बैठी रिया 8 वर्ष खिड़की से बाहर तो देख रही है, पर उसकी उंगलियां लगातार टैबलेट की स्क्रीन पर चल रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट है। शहर की चकाचौंध और फास्ट फॉरवर्ड दुनिया से दूर उसे नानी के घर भेजा जा रहा है, जहां इंटरनेट का नामो निशान नहीं। उसके कानों में शहर का शोर नहीं, बल्कि गाड़ी के इंजन की धीमी घरघराहट और दूर कहीं से आती चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, जो उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। गाड़ी रुकती है। सामने नानी का घर खड़ा है। ईंटें पुरानी, रंग उखड़ा हुआ, पर एक अजीब सी शांति लिए हुए। आंगन में एक बूढ़ा आम का पेड़ अपनी विशाल छाया फैलाए खड़ा है। उसकी पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर नाच रही है। दरवाजे पर एक दुबली-पतली सफेद साड़ी पहने नानी खड़ी है। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और होठों पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान। उनके चेहरे पर समय की लकीरें हैं, पर उनमें एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन है, जो रिया को शहर की किसी चकाचौंध से ज्यादा सुकून देता है। हालांकि वो अभी इस बात को समझ नहीं पा रही। रिया झोला लेकर उतरती है। नानी उसे प्यार से गले लगाती है। उनके हाथों का स्पर्श रिया को अपनी मां के स्पर्श जैसा ही महसूस होता है। पर रिया का ध्यान कहीं और है। वो अपने टैबलेट को टटोलती है। नो सिग्नल, नो वाईफाई। एक गहरी सांस छोड़ी। उफ, ये 2 हफ्ते कैसे बीतेंगे? उसे लगता है जैसे उसे किसी अनजान पुरानी दुनिया में धकेल दिया गया है, जहां उसकी डिजिटल दुनिया का कोई वजूद नहीं है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और उदासी घुमड़ रही है। पहला दिन बीतता है। रिया घर के अंदर घूमती है। हर कोने में धूल और पुरानी चीजों का अंबार। उसे लगता है जैसे वह किसी पुरानी फिल्म के सेट पर आ गई है। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, लकड़ी की अलमारियों से आती सीलन भरी गंध और हर चीज पर जमी हल्की सी धूल की परत उसे शहर की साफ सुथरी और चमकदार दुनिया से बिल्कुल अलग महसूस कराती है। उसे अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा है, जैसे उसके सारे दोस्त और उसकी पसंदीदा गेम्स कहीं बहुत दूर छूट गए हों। नानी उसे गर्मागर्म पूड़ियां और आलू की सब्जी देती है। पूड़ियों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है, पर रिया बस थोड़ी सी खाकर उठ जाती है। उसे शहर के पिज्जा और बर्गर की याद आ रही है। वो अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है, फिर टैबलेट में गेम्स खेलती है जो डाउनलोड हो चुके थे, पर जल्द ही बोर हो जाती है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर बेमन से घूम रही है और उसके चेहरे पर फिर से वही झुंझलाहट लौट आई है। दोपहर की गहरी नींद में जब पूरा घर डूबा होता है, रिया एक कोने में रखे धूल भरे बक्से को देखती है। उत्सुकता से वो ढक्कन उठाती है। अंदर पुरानी तस्वीरें, सूखे हुए फूल, कुछ चिट्ठियां और एक जंग लगा हुआ छोटा सा खिलौना है, शायद एक लकड़ी का घोड़ा। रिया खिलौने को हाथ में लेती है, उसकी खुरदुरी सतह को महसूस करती है। एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आती है, जैसे किसी खोए हुए खजाने का एक टुकड़ा मिल गया हो।
उसकी बोरियत कुछ कम हुई है। एक हल्की सी जिज्ञासा ने जगह ले ली है। अगले दिन नानी रिया को अपने साथ घर के पिछले हिस्से में ले जाती है, जहां एक बड़ा सा बगीचा है। कभी ये फूलों और सब्जियों से लहलहाता रहा होगा, पर अब घास और जंगली पौधों ने इसे घेर लिया है। हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की खुशबू घुली हुई है, जो रिया को शहर के प्रदूषण से दूर एक ताजगी का एहसास कराती है। पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत की तरह लग रही है, जिसे रिया अब धीरे धीरे महसूस करने लगी है। एक कोने में बेलों के बीच छिपा एक पुराना झूला दिखाई देता है। उसकी रस्सियां जर्जर और सीट टूटी हुई। नानी की आंखें नम हो जाती हैं। ये झूला तुम्हारी मां को बहुत पसंद था जब वो छोटी थी। घंटों यहां झूलती रहती थी, नानी धीरे से कहती है। उनकी आवाज में यादों की एक हल्की सी कसक है। रिया झूले को देखती है, फिर नानी को। उसे अचानक अपनी मां की हंसी, उसकी बचपन की कल्पनाएं उस टूटे हुए झूले में दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। उसे लगता है जैसे वो अपनी मां के अतीत का एक हिस्सा छू रही है, एक ऐसा पल जो उसकी मां ने भी कभी जिया होगा। उसके मन में अपनी मां के बचपन को जानने की उत्सुकता जागती है। वो नानी से पूछती है, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं नानी? नानी मुस्कुराती है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की किरण दौड़ जाती है। हां, क्यों नहीं? रिया के मन में अब नानी के घर के प्रति एक अलग ही लगाव पैदा हो रहा है। एक ऐसा लगाव जो किसी स्क्रीन या गेम से कहीं ज्यादा गहरा है। रिया और नानी मिलकर झूले को ठीक करने में जुट जाते हैं। रिया की नाजुक हथेलियों पर मिट्टी लगती है, उसके कपड़े गंदे होते हैं, पर वो बिना शिकायत किए काम करती है। सूरज की हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही है और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई है। नानी उसे रस्सी बांधना सिखाती है, पुराने लकड़ी के टुकड़े को साफ करना सिखाती है और उसे बताती है कि कैसे हर चीज को प्यार और थोड़ी सी मेहनत से नया जीवन दिया जा सकता है। रिया ध्यान से सुनती है, उसकी आंखें चमक रही है, जैसे उसे कोई नया और रोमांचक खेल मिल गया हो। काम करते करते वे हंसते हैं, बातें करते हैं। रिया नानी से अपनी स्कूल की बातें बताती है और नानी उसे अपने बचपन के किस्से सुनाती है। कैसे वे इसी बगीचे में खेलती थी, कैसे उन्होंने पहली बार आम के पेड़ से फल तोड़े थे। रिया को लगता है जैसे वो सिर्फ एक झूला ठीक नहीं कर रही, बल्कि नानी के साथ मिलकर अपनी मां के बचपन के पलों को फिर से जी रही है। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा है, जो शहर के शोर में कहीं खो गया था। शाम ढलते ढलते झूला तैयार हो जाता है। रिया उस पर पहली बार झूलती है। हवा उसके बालों को छूती है और उसके चेहरे पर एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान है, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी फिल्टर के। उसे अपने हाथों की मेहनत पर गर्व महसूस होता है, एक ऐसा संतोष जो उसे कभी किसी गेम जीतने पर भी नहीं मिला था। झूले की हल्की चरमराहट और हवा की सरसराहट उसे एक अजीब सी शांति दे रही है। रात होती है। बिजली जाने के बाद नानी एक पुरानी लालटेन जलाती है। उसकी धीमी पीली रोशनी पूरे आंगन में फैल जाती है, जिससे परछाइयां बड़ी और रहस्यमयी लगने लगती है। रात की खामोशी में झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज साफ सुनाई देती है। रिया और नानी आंगन में चारपाई पर बैठे हैं। उनके आसपास रात की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है। रिया को शहर की जगमगाती लाइटों से ज्यादा
ये लालटेन की रोशनी अच्छी लग रही है। नानी उसे एक कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कोई परीक्षा नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन की कहानी है, इस घर के बनने की कहानी। नानी बताती है कि कैसे उनके पिताजी ने एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया था, कैसे हर कोने में उनके सपनों और मेहनत की खुशबू बसी है। वो उस आम के पेड़ की कहानी सुनाती है जिसे उनके दादाजी ने लगाया था, और कैसे उसकी छाया में उन्होंने कई गर्मियां बिताई है। रिया मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। लालटेन की रोशनी में नानी का चेहरा कभी गंभीर, कभी भावुक दिखता है। रिया को लगता है जैसे वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों के प्यार और संघर्ष की दास्तान सुन रही है। उसे महसूस होता है कि ये घर सिर्फ लकड़ी और ईंटों का नहीं, बल्कि भावनाओं और यादों का बना है, और हर दरार में एक कहानी छिपी है। नानी की आवाज में एक अजीब सा जादू है जो रिया को अपने अतीत से जोड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद चमकती है। ये आंसू उदासी के नहीं, बल्कि एक नए जुड़ाव और समझ के हैं। 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। सुबह का समय है और रिया के मम्मी पापा उसे लेने आए हैं। गांव की ताजी हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई है और चिड़ियों का कलरव पूरे वातावरण में फैल रहा है। रिया अब वही बच्ची नहीं है जो 2 हफ्ते पहले आई थी। उसके चेहरे पर अब शहर की झुंझलाहट नहीं, बल्कि एक शांत और समझदार मुस्कान है। वो नानी से गले मिलती है, उसकी आंखों में नमी है। मैं फिर आऊंगी नानी, वो फुसफुसाती है। उसकी आवाज में एक सच्चा वादा है। नानी प्यार से उसके गाल थपथपाती है। उनकी आंखों में भी एक हल्की सी चमक है। रिया अपनी छोटी सी पोटली में उस पुराने लकड़ी के घोड़े को और बगीचे से तोड़े हुए कुछ सूखे फूल रखती है। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि उसके नए अनुभवों और नानी के प्यार की निशानी है। गाड़ी में बैठते हुए वो पीछे मुड़कर नानी के घर को देखती है। अब उसे वो पुराना उखड़ा हुआ घर नहीं दिखता, बल्कि उसे एक ऐसा घर दिखता है जो प्यार, कहानियों और यादों से जगमगा रहा है। हर ईंट में एक भावना छिपी है। उसे लगता है जैसे इस घर की हर दीवार उसे अलविदा कह रही हो। वो अपनी पोटली को कसकर पकड़ लेती है। उसे पता है कि उसने सिर्फ एक छुट्टी नहीं बिताई, बल्कि अपने अंदर एक नया संसार खोज लिया है। एक ऐसा संसार जहां सुकून और खुशी स्क्रीन में नहीं, बल्कि रिश्तों में और प्रकृति के करीब होने में मिलती है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है और रिया के चेहरे पर एक शांत, संतुष्ट मुस्कान है। वो अब जानती है कि नानी का घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमेशा उसके दिल में बसा रहेगा। और ये एहसास किसी भी डिजिटल दुनिया से कहीं ज्यादा अनमोल है। शहर वापस आकर रिया को पहले कुछ दिन अजीब सा लगता है। उसके कानों में गांव की खामोशी की जगह शहर का लगातार शोर, गाड़ियों का हॉर्न और लोगों की भीड़ का शोर गूंजता है। उसके दोस्त उसे अपने नए गेम्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं, पर रिया का मन उनमें नहीं लगता। उसे नानी के घर की मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ की छाया और लालटेन की धीमी रोशनी की याद आती है। उसका टैबलेट अब भी उसके पास है, पर उसकी चमक उसे पहले जैसी आकर्षित नहीं करती। वो अब भी कभी कभी टैबलेट उठाती है, पर उसकी उंगलियां पहले जैसी बेचैनी से स्क्रीन पर नहीं दौड़ती। उसकी आंखों में अब एक ठहराव है, एक समझदारी जो उसने नानी के घर से सीखी है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है, जहां शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियों की लंबी कतारें दिखती है।
उसे लगता है जैसे वो इन सब के बीच भी कुछ ढूंढ रही है, कुछ ऐसा जो उसे नानी के घर में मिला था, सुकून और सादगी। रिया को अब छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगी है। वो अपनी बालकनी में रखे गमलों को देखती है, जिनमें उसने नानी के बगीचे से लाई मिट्टी और कुछ बीज बोए थे। वो उन्हें रोज पानी देती है और हर सुबह ये देखने के लिए उत्साहित रहती है कि क्या कोई नया अंकुर फूटा है। ये नया जुनून उसे शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत पल देता है, जो उसे नानी के घर की याद दिलाता है। रिया ने नानी के घर के अनुभवों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। वो अब अपनी मम्मी से कहती है कि वो घर के कामों में मदद करना चाहती है, जैसे नानी करती थी। वो रसोई में मम्मी के साथ सब्जियां काटने बैठ जाती है और मिट्टी के गमलों में नए पौधे लगाने की जिद करती है। उसके स्कूल में जब प्रकृति विषय पर प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है, तो वो नानी के बगीचे की कहानी और झूले को ठीक करने के अनुभव को बहुत उत्साह से सुनाती है। उसके दोस्त उसे थोड़ा अजीब समझते हैं जब वो कहती है कि उसे डिजिटल डिटॉक्स करके ज्यादा मजा आया, पर रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें नानी से मिली लकड़ी के घोड़े की कहानी सुनाती है और कैसे उस पुराने खिलौने में उसे एक नया दोस्त मिला। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक है, एक आत्मविश्वास जो पहले नहीं था। वो अब जानती है कि असली खुशियां चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों और रिश्तों में छिपी होती है। एक दिन स्कूल में एक दोस्त का टैबलेट खराब हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। रिया उसे समझाती है कि कैसे कभी कभी हमें कुछ देर के लिए अपनी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलना चाहिए और आसपास की दुनिया को देखना चाहिए। वो उसे पार्क में खेलने या कोई किताब पढ़ने का सुझाव देती है। उसके दोस्त को रिया की बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उसकी आंखों में दिख रही शांति और खुशी को देखकर प्रभावित होता है। एक दिन रिया के स्कूल में पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन होता है, जहां बच्चों को पुरानी किताबों और उनके महत्व के बारे में बताया जाता है। रिया को तुरंत नानी के घर का धूल भरा बक्सा याद आता है, जिसमें पुरानी किताबें और चिट्ठियां थी। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या उनके पास कोई पुरानी किताब है जो वो स्कूल ले जा सके। मम्मी उसे अपनी बचपन की एक कहानी की किताब देती है, जो काफी पुरानी और थोड़ी फटी हुई है। रिया उस किताब को बड़े प्यार से स्कूल ले जाती है। क्लास में जब सब बच्चे अपनी चमकदार नई किताबें दिखाते हैं, तो रिया की पुरानी किताब थोड़ी अलग दिखती है, पर रिया उसे आत्मविश्वास से पेश करती है और नानी की कहानी सुनाती है कि कैसे पुरानी चीजों में भी एक खास मूल्य और कई कहानियां छिपी होती है। वो बताती है कि कैसे इस पुरानी किताब की हर पन्ने पर उसकी मम्मी के बचपन की यादें बसी है, ठीक वैसे ही जैसे नानी के घर की हर ईंट में एक कहानी है। उसकी बात सुनकर उसकी टीचर और क्लास के बच्चे हैरान रह जाते हैं। रिया की सादगी और उसकी बातों में छिपी गहराई सबको प्रभावित करती है। उसे नानी की बात याद आती है कि कैसे प्यार और थोड़ी सी मेहनत से हर चीज को नया जीवन दिया जा सकता है। उस दिन रिया ने सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं दिखाई, बल्कि उसने सबको सिखाया कि असली मूल्य चीजों की चमक में नहीं, बल्कि उनकी कहानी और उनसे जुड़े रिश्तों में होता है। आज रिया बड़ी हो गई है। वो अब कॉलेज में है, पर नानी का घर और उनकी सीख आज भी उसके दिल में बसी है। उसने अपने कमरे में नानी के घर से लाई हुई लकड़ी के घोड़े को एक खास जगह दी है और उसके पास ही सूखे फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता रखा है। उसकी जिंदगी अब भी शहर की भागदौड़ भरी है, पर वो जानती है कि खुद को शांत और खुश कैसे रखना है।
वो अब भी हर साल गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाती है और अब उसके साथ उसके छोटे भाई बहन भी होते हैं।